हाल ही में जीन मैथ टेस्ट 27 न्यूज़ में रहा है और ये अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स का आर्टिकल है और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टीएफआर की एक लैब है। इवन टीएफआर खुद ही एक लेबोरेटरीज़ है जहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। उसके अंदर आने वाला एक सेंटर है जिन्होंने एक जीन मैडस 27 के बारे में आइडेंटिफाई किया है और ये बताया है कि अब हम जो भी पौधा होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शंस के रेट होते हैं वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपके पेपर में जैसे अक्सर ये क्वेश्चन आते थे, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा कि ACE2 जीन ACE2 रिसेप्टर क्या है। तो ठीक है, वो कोविड में जिस तरह के जो वायरसेस होते हैं उनको रिसेप्टर है जो उन जगहों पे जाके वहाँ पे चिपकते हैं, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से ये जीन भी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन मैडस 27 क्या है, IAS के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी बात करेंगे। दिस माई लेसन नंबर 98 और आप मुझे सुन रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रणी है, मेरी एक संस्था है, मैं वहाँ का एक डायरेक्टर हूँ पूर्वांचल IAS जो गोरखपुर में फेस टू फेस कक्षाएँ आपको देता हूँ। मेरी क्लासेस आपको विज्ञान, तकनीकी, इन्वायरमेंट दोनों पर मिल जाएंगी। मेरी 2 किताबें भी हैं जो आपको मैकग्रा-हिल से पब्लिश होती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनअकैडमी प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको मेरी सारी प्लस और प्लस के अलावा स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। और जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी फीस में मिल जाता है। इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स जो UPSC CSC क्लासेस लेते हैं सारे के सारे आपको अनअकैडमी पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टीज फॉर UPSC CSC एट वन प्लेस। सो फाइनली बात करते हैं जीन मैडस 27। तो जीन मैडस 27 क्या है, जहां मैंने एक छोटी सी हेडिंग बनाई है, इट इज़ अ पाथवे टू रेगुलेट द नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट्स। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं कि नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। सो अगर आप मुझे बताओ अपनी आवश्यकता के अनुरूप अगर आप नाइट्रोजन्स जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में, अगर उनके एब्जॉर्प्शन के रेट को या उनके रेगुलेशंस को अगर आप मेंटेन कर सको तो हम पौधों के अपने अपने हिसाब से अपने अनुरूप हम उनकी कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरा का पूरा न्यूज़ क्या है, TFR का कौन सा सेंटर है जिससे इस तरह की चीज़ों को बारे में इज़हार किया है और किस तरीके के करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, हाल ही में जो न्यूज़ में आया है वो एक रिसर्चर फ्रॉम द नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, वहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने ये पता किया है जो कि TFR के अंदर आता है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। यहाँ पे एक नया तरीका, एक नया पाथवे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है जो पूरी तरह से नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को पौधे के अंदर रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। यानी हम अपने आवश्यकता अनुसार पौधों को नाइट्रोजन के रूप में, जो नाइट्रोजन के रूप में पौधे लेते हैं, उनके रेट को हम मैनेज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, नाइट्रोजन जो पौधे एब्जॉर्व करते हैं, फिलहाल नाइट्रोजन जो होता है वो ऑलरेडी सॉइल में होता है और जिन जगहों पे कम मात्रा में होती है वहाँ हम ऐसे फर्टिलाइज़र को डालते हैं जो कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र जो हम खेतों में डालते हैं दोस्त, ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र स्पेशली नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं होते, ये या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में होते हैं। कहने का सीधा अभिप्राय है कि जो भी पौधे जो दाल कुल वाले पौधे होते हैं, जो पल्सर ग्रुप ऑफ द प्लांट होते हैं, दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ आ रहा है वो हम इन जीन के माध्यम से इनके नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन को अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर पौधों में ये क्षमता नहीं है तो जीन के द्वारा हम कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन कर इन चीज़ों के रेट को बढ़ा सकते हैं और अपनी पैदावार जो प्लांट्स की होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट्स, लेग्यूम्स या अदर प्लांट्स, उनमें इसकी एक्टिविटी को और फास्ट कर सकते हैं। मैड S27 ये जो जीन है, ये ऐसा जीन है जो पूरी तरह से नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को ही सिर्फ नहीं, इसके अलावा पौधों के अंदर जो रूट डेवलपमेंट होते हैं, रूट का डेवलपमेंट होता है और पौधों को जो एडवर्स कंडीशन, जैसे स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं, उनसे बचाने का भी काम करते हैं, एक्चुअल में मैडस 27 करता क्या है, हम लोगों की इवन जैसे हम लोगों के अंदर भी होता है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी को ले लो, चाहे पौधों को ले लो, चाहे आप एनिमल्स को ले लो या माइक्रोनिज्म को ले लो, उनमें डिफरेंट तरह के सेंट्रल डॉग्मा एक्टिविटी चलती है। सेंट्रल डॉग्मा एक्टिविटी उसको कहते हैं जहाँ पर डीएनए के अंदर मौजूद जो जीन होते हैं वो आगे चलकर आरएनए बनाते हैं और इन्हीं आरएनए से चलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, यानी डीएनए से चलकर किसी प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन ही वो कैरेक्टर होते हैं जो किसी प्लांट्स के अंदर या किसी एनिमल्स के अंदर कैरेक्टर के फॉर्म में होते हैं। यानी अगर हम सब की बॉडी के अंदर देखें, कोई भी चीज़ अगर बनती है तो प्रोटीन के फॉर्म में बनती है, लेकिन उसका जो जीन होता है वो डीएनए के अंदर होता है। तो ये डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, इस पूरे प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस होता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस,
और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये जो जीन मैट्रिक्स 27 है, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, जो माइक्रो आरएनए होता है जिसको आप MIR444 के नाम से भी जानते हैं, ये पूरी की पूरी तरह से उसको एक्टिवेट करता है। ओके, ये कह लो ये पूरा का पूरा जो जीन है इट इज़ एक्टिवेटेड है ना, ये एक तरह से ऐसा जीन है जो पूरी तरह से नाइट्रोजन एक्टिविटीज़ वगैरह को रेगुलेट कर रहा है। ये पूरी तरह से एक्टिवेटेड होता है माइक्रो आरएनए के द्वारा। ओके, और माइक्रो आरएनए के द्वारा अगर ये एक्टिवेट होता है तो हम इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो रिसर्च हुआ है आपको बताऊं तो ये डाइकॉट पौधे और मोनोकॉट पौधे दोनों के अंदर किए गए। दो डाइकॉट पौधे वही होते हैं जिनमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे आप टोबैको देख सकते हैं या फिर इसके अलावा आप लेग्यूम ग्रुप के पौधे देख सकते हैं। और वहीं मोनोकॉट के अंदर देखो तो आप राइस वगैरह के पौधों को देख सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा पेपर पब्लिश हुआ है वो जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी के अंदर पब्लिश हुआ है, जो हिंदी न्यूज़पेपर में रहा है। और ये हिंदी न्यूज़पेपर में जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में 2 बार लगातार आर्टिकल जीन मैट्रिक्स 27 पे आया है, इसलिए ये टॉपिक आपके पेपर के लिए ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ एक्चुअल में टारगेट जीन ऑफ MIR 444 जिसको हम मैट्रिक्स 27 के नाम से जानते हैं। ओके, यही वो जीन है टारगेट जीन ऑफ MIR 444 जिसको हम मैट्रिक्स 27 कह रहे हैं। यही क्या करता है, इस MIR 444 जो माइक्रो आरएनए होता है इसकी एक्टिविटी को टारगेट करता है। ओके, और यही क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्चुअल में मैट्रिक्स 27 क्या है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं एक तरह की स्पेशली एक तरह के प्रोटीन होते हैं, और ये वही होते हैं जो डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज नहीं पाया जाता। एक्चुअल में होता क्या है, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उस केस में जो एंजाइम होते हैं उन्हें कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो सामान्य प्रक्रिया में जब डीएनए से आरएनए बनता है वहाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हम मैट्रिक्स 27 की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स 27 एक ऐसा जीन है जो कि इस तरह का एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को लेकर कार्य कर रहा है, जो क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज उनके अंदर नहीं होते हैं, जिसकी मदद से हम देखें तो हम पूरी तरह से जो इनिशिएट, रेगुलेट एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है ये मैट्रिक्स 27 के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सीधी बात आपको कहूं, मैट्रिक्स 27 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिससे आरएनए पॉलीमरेज की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के ये डीएनए से आरएनए का निर्माण आसानी से कर सकता है। आपका यही जीन जो होगा, जिस हिसाब से आप आरएनए से फिर आगे चलकर प्रोटीन या किसी कैरेक्टर को बनाना चाहते हैं, आप अपने कंट्रोल में कर इन चीजों को बना सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, आप मैट्रिक्स 27 जीन के द्वारा इनको कंट्रोल कर अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। यही पूरा का पूरा कैरेक्टर है। अब यहां पर बात होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुल 3 तरीकों से प्रभाव डाल सकते हैं पौधों में। पहला, नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, रूट्स में जो ऑक्सीजन वगैरह हार्मोन होता है उनका ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर रूट्स वगैरह के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन हार्मोन वगैरह जो ये पौधे के स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस द रूटिंग, है ना, इंड्यूस द रूटिंग एंड शूटिंग। यानी अगर आपको किसी पौधे के अंदर रूट ज़्यादा बढ़ाना है, और आपको बताऊंगा रूट ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा तो ऑलरेडी मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होंगे और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, हम यहाँ पर बेटर ग्रोथ ऑफ रूट्स कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नाइट्रेट एब्जॉर्प्शंस, और साथ ही साथ नाइट्रोजन तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं कहीं ना कहीं वो पौधों को स्ट्रेस टॉलरेंट भी करते हैं अगेंस्ट द एडवर्स कंडीशंस। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं जो हम ये मैट्रिक्स 27 जो जीन की बात कर रहा हूँ उनके द्वारा इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। तो आपके पेपर में अगर आता है कि मैट्रिक्स 27 जीन जो न्यूज़ में रहा है ये किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ओके, वो ना हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को लेके, फिर भी आप कह सकते हैं नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन की दर के लिए हो सकता है, रूट्स के ग्रोथ को बेटर करने के लिए हो सकता है, और पौधों को स्ट्रेस टॉलरेंस से बचाने के लिए हो सकता है। अब आपको एक्चुअल में हम लिए चलते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं कि एक्चुअल में जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो किसी पौधे की ग्रोथ के लिए कुल 16 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, या आप कह सकते हैं 16 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। यही 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से किसी भी प्लांट्स की अपनी ग्रोथ और एक्टिविटीज़ वेल एंड गुड चलती है। ओके, अब इनमें से 9 न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम मैक्रो कहते हैं।
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं जो थोड़ी बहुत ही मात्रा में बट स्टिल पौधे के लिए ज़रूरी होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या टोटल 9 होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या टोटल 7 है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप इस एग्जाम्पल पे यहाँ देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये पौधों को अच्छी खासी मात्रा में चाहिए, दैट्स वाई दे आर कंसिडरिंग एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर 7 इन नंबर। इसमें आपको Fe मिल जाता है, इसमें आपको MO मिल जाता है, इसमें आपको बोरॉन मिल जाता है, इसमें आपको कॉपर मिल जाता है, इसमें आपको Mn मिल जाता है, इसमें आपको जिंक मिल जाता है और इसमें आपको क्लोरीन मिल जाता है। ये 7 न्यूट्रिएंट किसी जमाने में इस तरह के क्वेश्चन सिविल सेवा में UPSC में भी आया करते थे। इनमें से कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइन, अभी ही मैं बताऊं कि नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये बहुत सारे कामों के लिए पौधों के अंदर होना ज़रूरी है। आपको बताऊं जो क्लोरोफिल होता है, अगर आप क्लोरोफिल ए का फार्मूला देखो C55S72S72O5N4Mg, आपको खुद दिख रहा होगा क्लोरोफिल ए के फार्मूला में नाइट्रोजन है। यानी अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्लोरोफिल ना हो, और क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो। इवन नाइट्रोजन इज द मेन एलिमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स ही आपके प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA जैसी चीज़ों में भी आपको नाइट्रोजन की मौजूदगी होती है। यानी हाउ मच द नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर, आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं। और अगर अमीनो एसिड नहीं है दोस्त, अमीनो एसिड नहीं है तो पौधे के अंदर किसी तरह का प्रोटीन नहीं होगा और एंजाइम्स नहीं होगा, क्योंकि पौधे जो कैटालिटिक एक्टिविटी है किसी काम को करते हैं उसके लिए उनको एंजाइम चाहिए, और एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी कहने का मतलब प्लांट की पूरी मेटाबॉलिज्म ही रुक सकती है। ओके, प्लांट की पूरी मेटाबॉलिज्म ही रुक सकती है। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, नाइट्रोजन हाउ मच दे आर इंपॉर्टेंट। या मैंने अभी आपको बोला कि जो नाइट्रोजन होता है क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी होता है। एंड अ पार्ट ऑफ देयर गाइस, एक बात और बताऊंगा, पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं, फिर मैं बताऊँ, पौधे जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं जड़ों के द्वारा, वो नाइट्राइट्स या नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, अमोनियम के फॉर्म में रेयरली होता है। ओके, तो ज़्यादातर आपको नाइट्रेट ही मिलेगा। नाइट्रेट इज़ दैट कंपाउंड जो नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर आता है। ओके, और मैं कुछ चीज़ें अभी मैंने आपको बोली, जैसे कि अगर प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो ये प्रोटीन और एंजाइम्स के पीछे कौन होते हैं? नाइट्रोजन ही होते हैं, जिनकी वजह से प्रोटीन एंजाइम बनते हैं, और ये प्रोटीन एंजाइम ही प्लांट्स के पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। अ पार्ट ऑफ दिस एक बात और बता दूं, जैसे कि रूट सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, फ्लोरिंग टाइम है, लीफ डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम नाइट्रेट्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब है कि हम चाहें तो फ्लावर के टाइम को शॉर्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे लीफ के डेवलपमेंट को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साथ साथ बोले तो ओवरऑल एक कंक्लूजन में बोले कि नाइट्रेट के पूरे नाइट्रेट्स के अमाउंट का रेगुलेट कर हम पौधों के ग्रोथ, उसके प्रोडक्शंस, उसके ग्रेन के प्रोडक्शंस, इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट कर पौधे को जो मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए जैसा एज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। है ये काबिल तारीफ, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वही और बता दूं कि नाइट्रोजन, ये मत सोचिएगा कि इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन के अपने कॉन्स भी हैं, नाइट्रोजन के अपने कॉन्स भी हैं। अगर आप ओवर यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह की चीज़ें, नाइट्रेट्स वगैरह अगर फर्टिलाइज़र में ज़्यादा होती हैं, ये डंप अगर वहाँ ज़्यादा होती हैं, तो नाइट्रेट्स धीरे धीरे जाकर सॉइल में जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये वहाँ नाइट्रेट्स जो होते हैं पानी में जाकर धीरे धीरे, है ना, ये जाकर नीचे वाटर टेबल में इंटर हो जाते हैं लीचिंग के थ्रू। ओके, अब ये सॉयल एंड वाटर पोल्यूशंस करते हैं नाइट्रोजन डे कंपाउंड, जो कि खतरनाक है। इवन मैं आपको बताऊं, जो हम लोग यूरिया खेतों में डालते हैं, जैसे जिस फार्मर ने क्या किया, यहाँ पे NH2CO, जिसको हम केमिकल यूरिया कहते हैं, उसने स्प्रेड कर दिया। जैसे ही सनलाइट इस यूरिया पे पड़ती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, ये हवा में निकल जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, और एक बात और बता दूं कि नाइट्रेट्स वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वी शुड हैव टू अवॉइड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप नाइट्रेट्स को एक कंट्रोल में भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ? इस MADAS27 जीन के द्वारा। तो ये बहुत ही बड़ा खोज है, और MADAS27 आई एम एक्सपेक्टिंग इन योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस आप इसे गलत नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा जो PDF है, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आप जाकर उसे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। एक बात और बता दूं, इसका कंक्लूजन क्या है MADAS27 के बारे में, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर पूरी तरह से आप पौधों पर इस पर प्रभाव डाल सकते हैं। MADAS27 के एक्सप्रेशन को जीनोम एडिटिंग के द्वारा आप चेंज करके अपने हिसाब से पौधों के अंदर के कैरेक्टर्स को बदल सकते हैं। और साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम यहाँ एपिजेनेटिक रोल प्ले कर सकते हैं। एपिजेनेटिक का मतलब होता है जहां हम किसी जेनेटिक एक्सप्रेशन या किसी काम को करने के लिए हम अपनी इच्छा से कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कहीं जीन में बदलाव कर रहे हैं मानव द्वारा। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो मानव इसको पूरे हिसाब से अपने गोल के हिसाब से सेट कर पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है।
ये वो टेलीग्राम ग्रुप है जो मैं आपको बोलने जा रहा था, जहाँ पर आपको पूरे के पूरे पीडीएफ और वीडियो के लिंक्स मिल जाते हैं। मैडस 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एस2 रिसेप्टर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको लेकर आगे भी लगातार करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉपिक्स को लेकर मिलता रहूंगा। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाती हैं। रवि यूपीएससी कोड है, जो यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके फीस में मिल जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस गाइज आपको यह बता दूं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में प्लस या इकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वाईटी यूपीएससी को यूज़ कीजिए। अगर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वाईटी यूपीएससी कोड पर आपको 10% छूट मिल जाती है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने पर आपको और भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है ड्यूरिंग योर रिक्वायरमेंट। रवि यूपीएससी इज द कोड, इसको ज्वाइन करने के लिए इसको जरूर यूज़ कीजिए। आपको अनअकैडमी ऑप्शनल कोर्सेज भी देता है विद जनरल स्टडीज मेंस पेपर के साथ। यहाँ पर भी आप इस टेस्ट को सारा का सारा ज्वाइन कर सकते हैं रवि यूपीएससी कोड के साथ। नेक्स्ट टेस्ट जो अनअकैडमी पर वो 10 जुलाई को 11 बजे से मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, अच्छा खासा आपको रिवार्ड मिल जाता है। प्लस यहाँ पर ये जो टाइमिंग है वो 10 जुलाई को ठीक 11 बजे रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर ज्वाइन कीजिएगा। वाई अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर वेरियस एजुकेटर्स मिल जाते हैं, कोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, अनलिमिटेड कोर्सेज आप देख सकते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए। यहाँ पर जितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं, 178 प्लस टॉपर्स यूपीएससी 2021 में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं हेल्प लेकर सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ टॉपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आपको 0% EMI लोन फैसिलिटी भी देता है। डाउट दरबार करके एक नया ऑप्शन है जो हम अभी जल्दी लेकर आए हैं। हर रविवार आप सबके लिए हम सब जुड़ेंगे ठीक 10 जुलाई 2022 को। खासतौर से ये हर रविवार को होने वाला है। अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे अलग अलग टीचरों के साथ आप जुड़कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज साइंस टेक एनवायरमेंट के लगातार अनअकैडमी पर चल रहे हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप प्लस पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, कोर्स को ज्वाइन करते समय जरूर यूज़ कीजिए। अंत में इतना ही बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, बेल जरूर बजा दीजिएगा ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। मेरे पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। तो चलिए दोस्त, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।